आपका पाठ है जनसंख्या। जनसंख्या, ये जनसंख्या क्या है, इसकी परिभाषा बताएंगे। पहले तो हम जनसंख्या किसे कहते हैं? किसी विशेष स्थान पर, किसी विशेष स्थान पर विशेष समांतर किसी विशेष स्थान पर विशेष समयांतर में निवास करने वाले लोगों की संख्या, किसी विशेष स्थान पर विशेष समयांतर में निवास करने वाले लोगों की संख्या, उसको कहते हैं जनसंख्या। देखो साहब, ये एक जगह है, ये एक क्या है, जगह। तो ये तो हो गया विशेष स्थान, ठीक है साहब। और यहाँ पिछले 10 वर्ष से 200 आदमी रह रहे हैं साहब। ये 210 वर्ष से क्या कितने रह रहे हैं? 200 आदमी रह रहे हैं। तो ये कहलाएगा समयांतर। क्या कहलाएगा? समयांतर। कि बस पिछले 10 वर्ष से, यानी कि 2010 से या 2011 से या 2004 से, ठीक है, ये तो हो गया समयांतर। और विशेष स्थान किसी स्थान पर, तो ये कहलाएगी जनसंख्या। और इस स्थान का नाम रख दिया कामा, ठीक है साहब, कल्पना करके। तो कामा की जनसंख्या कितनी है? 2000। अब कब है ये, कब हमने गणना की थी? तो 2004, 2017, 2022, 2005, ठीक है, समझ गए बात को। किसी विशेष स्थान पर विशेष समयांतर में निवास करने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या कहते हैं। अच्छा, ये प्रश्न पूछा जा सकता है, एक लाइन वाला है, सटीक सा उत्तर देना है आपको। उसके बाद ये जनगणना कब होती है? देखो, लोगों की हम संख्या का अनुपात करते हैं, निकाल करके देखते हैं कौन से स्थान पर और कितने लोग रह रहे हैं, कितने कम हो गए हैं, कितने अधिक हो गए हैं, उनको कहते हैं। जो इनकी काउंटिंग करती है ना, जो इनके आंकड़े प्रस्तुत किए जाते हैं, उसे कहते हैं जनगणना। उसे क्या कहते हैं? जनगणना। जनगणना, उसको क्या कहते हैं? जनगणना, ठीक है साहब। ये प्रति 10 वर्ष में होती है साहब, प्रति 10 वर्ष बाद क्या होती है? प्रति 10 वर्ष बाद क्या होती है? जनगणना। 2011 में हुई थी साहब, और अब ये 2021 में होगी। कब होगी? 2021 में, ठीक है साहब। यहां तक कोई दिक्कत आपको? कोई दिक्कत नहीं। देखो, हम एक बात सोच करके देखें कभी, बड़े सोचने की बात। अभी आपको बताई थी, किसी विशेष स्थान पर विशेष समयांतर में निवास करने लोगों की संख्या को और जनसंख्या कहते हैं। अभी बताई थी। पर एक बात बताओ, हमने कभी कभी ये सोचा है क्या कि ऐसा कुछ होता, इस पृथ्वी पर मानव नहीं होता, इंसान नहीं होते, तो फिर ये दुनिया कैसी होती? मानव नहीं होता, इंसान नहीं होते, लोग नहीं होते,
तो ये दुनिया कैसे होती, कभी हमने ये सोचा है? शायद नहीं सोचा। आज थोड़ा सोच करके देखते हैं। देखो, इंसान नहीं होता तो एक कमरा भी नहीं होता, तुम्हारी क्लासें भी नहीं होती, तुम्हारी रेलगाड़ी नहीं होती, तुम्हारा बस नहीं होती, तुम्हारी रेल की पटरियां नहीं होती, हवाई जहाज नहीं होती, मार्केट नहीं होती, मकान दुकान नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। ने कल्पना नहीं कर सकते, हम दुनिया की कल्पना नहीं कर सकते। अर्थात जो मानव ही नहीं होता तो भैया कोई भी नहीं होता। जब मानव ही नहीं होता इस पृथ्वी पर तो कोई भी नहीं होता। अर्थात बिना मानव के विश्व की कल्पना नहीं की जा सकती। मानव रहित विश्व की कल्पना नहीं की जा सकती। समझ में बैठ की बात आपके में? देखो साहब, हमारे पास संसाधन बहुत हैं, साधन बहुत हैं हमारे पास। हमारे पास इसलिए संसाधन है, कुछ तो प्राकृतिक संसाधन है, कुछ मानवीकृत संसाधन है। संसाधन उसे कहते हैं जो हमारे विकास में सहायक हैं, जिनको हम काम में लेते हैं, हमारा विकास करते हैं, जिससे हम मकान बनाते हैं, जिससे हम दुकान बनाते हैं, जिससे हम मोटरसाइकिल बनाते हैं, जिससे हम पढ़ाई का कोई साधन बनाते हैं। ये सब कुछ खाने पीने का, रहन सहन का, ओढ़ने पहनने का, सब कुछ संसाधनों में आता है। पहले कपास थी, कपास एक संसाधन था, हमने उसका साधन बना दिया, कच्चे माल से कपड़ा बना दिया। आज पहन करके आपके सामने खड़े हैं, आप भी कपड़े पहनते हैं, रंग बिरंगे दुनिया करके हैं, अच्छे बड़े जैसे आपको मिलते हैं, पहन करके रहते हैं, हम भी रहते हैं अपनी जगह पे। ये सब संसाधनों की वजह से है। तो देखो, जितने हमारे पास संसाधन थे, उन सभी संसाधनों का सामाजिक तरीका से और सांस्कृतिक तरीका से मानव ने ही तो इस्तेमाल किया है। इन संसाधनों का इस्तेमाल मानव ने ही तो किया है। मानव ने ही तो इनको संसाधन बनाया है, सामाजिक तरीका से या सांस्कृतिक तरीका से। ठीक है सर। समाज एवं अर्थव्यवस्था के विकास में मानव का एक महत्वपूर्ण योगदान है। मानव संसाधनों का निर्माण एवं उपयोग तो करते हैं, वे स्वयं भी विभिन्न गुणों वाले संसाधन होते हैं। कोयला तब तक चट्टान का एक टुकड़ा था जब तक कि मानव ने उसे प्राप्त करने की तकनीक का आविष्कार करके उसे संसाधन नहीं बनाया। देखो, पृथ्वी में विद्यमान वे तत्व जो मानव द्वारा ग्रहण किए जाने योग्य संसाधन कहलाते हैं। ये संसाधन की परिभाषा है। मानव द्वारा ग्रहण किए जाने वाले वो तत्व पदार्थ जो प्रकृति में हमको उपलब्ध हैं, अर्थात प्रकृति में उपलब्ध हुए संसाधन, वे पदार्थ या तत्व जो मानव द्वारा ग्रहण किए जाने योग्य हैं, संसाधन कहलाते हैं। दोबारा से एक बार फिर सुनेंगे। प्रकृति में विद्यमान वे तत्व या पदार्थ जो मानव द्वारा ग्रहण किए जाने योग्य हैं, संसाधन कहलाते हैं। ठीक है सर। अब ये प्राकृतिक भी होते हैं और मानवीकृत भी होते हैं। पहले कोयला था। कोयला जमीन के अंदर से निकलता है चट्टानों के रूप में। बड़े बड़े पत्थर, बड़ी बड़ी शिलाएं, उनको कहते हैं चट्टान। बड़े बड़ी शिला, बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं, उनको क्या कहते हैं? बड़े बड़े पत्थर होते हैं, उनको क्या कहते हैं? चट्टानें। जमीन के अंदर कहीं खोद करके देखा तो वहां कोयला निकला था और वो चट्टान के रूप में था, बहुत लंबे चौड़े आकार का पत्थर था। लेकिन जब मानव ने उस कोयले का इस तरीका से उपयोग किया, इस तरीका से आविष्कार किया कि वो कोयला हमारे भोजन बनाने में सहायक हो गया, हमारी बिजली बनाने में सहायक हो गया, हमारी रेलगाड़ी बनाने में सहायक हो गया, तो बताओ वो पत्थर की शिला, वो पत्थर की चट्टान संसाधन हो गई कि नहीं हो गई? हो गई ना? हाँ था। अब आगे चलेंगे हम। प्राकृतिक घटना जैसे बाढ़ या सुनामी जब किसी घनी आबादी वाले गांव या शहर को प्रभावित करती हैं, तभी वो आपदा बनते हैं। पहले एक पाठ था, आपदा किसे कहते हैं? देखो, अचानक घटित होने वाली घटना को तो कहते हैं संकट। अचानक घटित होने वाली घटना को क्या कहते हैं? संकट। हम बैठे हैं, अभी जोर का तूफान आ गया था, संकट आ गया था, है ओलावृष्टि हो गई था, संकट आ गया था, बिजली का तार टूट गया था, संकट आ गया था, भूकंप आ गया था, संकट आ गया था, ज्वालामुखी विस्फोट हो गया, संकट आ गया। अचानक घटना घट गई था, संकट आ गया।
लेकिन उसके बाद संकट के चले जाने के बाद जो जान माल का नुकसान होता है, बरसात हुई थी साहब, बहुत सारे मकान गिर गए साहब, आपदा हो गई, बिजली का तार टूट गया, बहुत सारे यात्री और पशु मर गए साहब, आपदा है। ओलावृष्टि हो गई, फसलों को बिल्कुल सर्वनाश कर दिया फसलों का, बहुत सारे जानवर मर गए किसानों के, आपदा हो गई। भूकंप और ज्वालामुखी के बाद बहुत सारे लोग दब गए जमीन के अंदर, आपदा है सर। ठीक है सर, संकट के चले जाने पर जो जान माल का नुकसान होता है उसे कहते हैं आपदा। ध्यान रखना है, आपदा भी पूछा जा सकता है। इसलिए सामाजिक अध्ययन में जनसंख्या एक आधारित तत्व है, यह एक संदर्भ बिंदु है, इससे दूसरे तत्वों का अवलोकन किया जाता है तथा इसके अर्थ में महत्व का ज्ञात किया जाता है। संसाधन आपदा विनाश का अर्थ केवल मानव के लिए महत्वपूर्ण है, उनकी संख्या, वितरण, वृद्धि एवं विशेषता या गुण पर्यावरण के सभी स्वरूपों को समझने तथा उनकी विवेचना करने के लिए मूल पृष्ठभूमि प्रदान करते हैं। मानव पृथ्वी के संसाधनों का उत्पादन और उपभोग करता है, इसलिए जानना आवश्यक है कि देश में कितने लोग निवास करते हैं। ठीक है सर, सबसे पहले हम जनसंख्या से संबंधित 3 बातों का अध्ययन करेंगे साहब, तीनों पर विचार करेंगे। जनसंख्या का आकार और वितरण, जनसंख्या का आकार और वितरण, इनका अध्ययन करेंगे। पहले हम 3 बिंदुओं पर विशेष ध्यान देंगे, इनको समझेंगे। जनसंख्या का आकार और वितरण। नंबर 1, जनसंख्या का आकार एवं वितरण। नंबर 1। नंबर 2, जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि एवं जनसंख्या वृद्धि एवं जनसंख्या परिवर्तन की प्रक्रिया। नंबर 3, जनसंख्या के गुण, एवं या विशेषताएं। ये है था, ये है जनसंख्या का आकार एवं वितरण। देखो जनसंख्या का आकार कितना है, कितनी जनसंख्या है हमारी, फिर इसका वितरण कैसा है सर। देखो जहां जलवायु मानव के लिए उपयुक्त है वहां सघन जनसंख्या पाई जाती है साहब। जलवायु जहां उपयुक्त है मानव के लिए, अर्थात जहां पानी के अच्छे साधन हैं, शुद्ध वायु मिलती है, लोग बाग खेती बाड़ी का काम करते हैं, नदियों का किनारा है, नहरों का किनारा है, बहुत सारी नहरें हैं आसपास, तो उसे कहते हैं जलवायु का क्या होना, अनुकूल होना। वहां कैसी जनसंख्या मिलेगी, सघन जनसंख्या। सघन का मतलब होता है ज्यादा जनसंख्या। जहां दुर्गम इलाका होगा, जलवायु मानव के लिए उपयुक्त नहीं होगी, वहां कम लोग निवास करते हैं, वहां की जनसंख्या कम मिलेगी। जैसे रेगिस्तानी इलाका है, बरसात नहीं होती है, कोई नदी नहर भी नहीं है, सूखा ही सूखा पड़ती है, ना कोई खेती बाड़ी का सिस्टम है, ना रहन सहन का सिस्टम है, तो वहां फिर तो बहुत ही कम लोग मिलेंगे बेचारे। ये तो हो गया था जनसंख्या वृद्धि एवं जनसंख्या परिवर्तन की प्रक्रिया। देखो जनसंख्या कौन से क्षेत्र की अधिक बढ़ रही है और कौन से क्षेत्र में से लोग किस क्षेत्र की तरफ जा रहे हैं,
कौन से क्षेत्र की जनसंख्या की वृद्धि कम हो रही है, ठीक है, इसको भी हम समझेंगे। देखो फिर मैं आपको बता रहा हूं, जहाँ जलवायु ठीक है, जहाँ खान पान ठीक है, जहाँ लोगों की आमदनी का स्रोत अच्छा है, वहाँ ज्यादा लोग निवास करते हैं। जहाँ खाने पीने का भी कोई अच्छा सिस्टम नहीं है, रहन सहन भी ठीक नहीं है, कमाई धमाई का भी कोई मामला नहीं है, वहाँ कम लोग रहते हैं और लोग पलायन करके उस तरफ जाते हैं जहाँ आजीविका कमाने की अच्छे स्रोत हैं। देखो बिहार है, तुम्हारा बिहार है, पंजाब है, उत्तर प्रदेश है, पश्चिमी बंगाल है, यहाँ नदियां हैं, नहर हैं, पानी के अच्छे साधन हैं, लोग बाग खेती बाड़ी करते हैं, बहुत अच्छे तरीका से रहते हैं, जनसंख्या अधिक मिलेगी। अरुणाचल प्रदेश की तरफ ऐसा, हमारा पश्चिमी राजस्थान है, मरुस्थली इलाका है, ऐसा कोई रहना ही पसंद नहीं करता है, पलायन करते रहते हैं लोग पश्चिमी राजस्थान से पूर्वी राजस्थान की तरफ है, राजस्थान से बिहार की तरफ है, सिक्किम से बिहार की तरफ, अरुणाचल से बिहार की तरफ, कोई पश्चिम बंगाल की तरफ, कोई राजस्थान से पंजाब की तरफ, ऐसे जा रहे हैं सारी। जनसंख्या के गुण एवं विशेषताएं, जनसंख्या की कौन कौन से गुण हैं और क्या क्या विशेषताएं हैं, इनका अध्ययन करेंगे, ठीक है सर। अब पहले वाले पॉइंट पे चलेंगे हम, पहले जनसंख्या का आकार एवं वितरण। भारत की जनसंख्या का आकार एवं संख्या के आधार पर वितरण। मार्च 2011 की तक भारत की जनसंख्या 12,106 लाख थी, अर्थात 121 करोड़ की आबादी थी, जो कि विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% थी। यह 121 करोड़ लोग भारत के 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र, जो विश्व के स्थलीय भूभाग का 2.4% है, के विशाल क्षेत्र में असमान रूप से वितरित हुए। दो 2011 की जनगणना के अनुसार देश की सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश, जहां की कुल आबादी 1990 लाख है। उत्तर प्रदेश में देश की कुल जनसंख्या का 16% हिस्सा निवास करता है। दूसरी ओर हिमाचल क्षेत्र के राज्य सिक्किम की आबादी केवल 6 लाख ही है तथा लक्षद्वीप में केवल 64,429 लोग निवास करते हैं। भारत की लगभग आधी आबादी केवल 5 राज्यों में निवास करती है। तो भारत के प्रमुख 5 बड़े राज्य, भारत के प्रमुख 5 बड़े राज्य, भारत के प्रमुख 5 बड़े राज्य किसकी दृष्टि से? जनसंख्या की दृष्टि से। जनसंख्या की दृष्टि से 5 बड़े राज्य कौन कौन से हैं साहब? नंबर 1 उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। उत्तर प्रदेश को तो जानते होंगे, यूपी का नाम भैया उत्तर प्रदेश है, अंग्रेजी में यूपी कहने हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश अंग्रेजी में क्या कहते हैं? यूपी। बिहार, पश्चिमी बंगाल, पश्चिमी बंगाल, पश्चिमी बंगाल और लास्ट वाला है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। इनकी जनसंख्या भैया, जनसंख्या
की दृष्टि से, किसकी दृष्टि से है? जनसंख्या की दृष्टि से है साहब। ये भारत के 5 राष्ट्र ऐसे हैं, 5 राज्य ऐसे हैं जहां देश की आबादी का लगभग 50%, यानी भारत की आबादी का लगभग आधा हिस्सा उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश में निवास करता है। ये तुम्हारे राज्य हैं। और इसके अलावा आधी आबादी जो शेष भारत में निवास करती है। तो बताओ साहब, कितना असमानता है, वितरण में कितनी असमानता है। आधे लोग तो, देश की आधी आबादी तो इन 5 राज्यों में निवास करती है और बाकी जो शेष आबादी है, जो शेष भारत में निवास करती है। तो असमान वितरणित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है, ठीक है साहब। और इसकी जो जनसंख्या है वो भारत की आबादी की 5.5% है। अब बारी आती है जन घनत्व के आधार पर भारत में जनसंख्या वितरण। 2011 में भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र था। देखो साहब, ये जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं? जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं? जनसंख्या घनत्व जनसंख्या घनत्व प्रति 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों की संख्या प्रति 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों की संख्या। 1 किलोमीटर ये, एक इधर, एक इधर, एक इधर, और भारत में रहते हैं 382 भारत। अब सर्वाधिक कहाँ है और सबसे कम कहाँ है, इसको पढ़ाएंगे कल। जय हिंद, जय भारत।